जय हिंद। आज हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे। क्या है ब्लड? ब्लड हमारे शरीर के महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए इसको जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लड में रक्त क्या है, ये इसका पीएच मान कितना होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसकी मृत्यु कहाँ होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, महिला में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, पुरुष में कितना ब्लड होना चाहिए, अगर इसका निर्माण अगर अस्थि मज्जा में होता है तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है, जमा कहाँ रहता है, एक एक चीज के बारे में आसानी से जानेंगे। इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलते हम लोग पहला सवाल पर चलते हैं, रक्त क्या है। तो सवाल आती है रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। लेकिन इसको तरल संयोजी ऊतक कहते क्यों है? इसलिए कहते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी ऊतक है ना, सबको कनेक्ट, सबको जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। दूसरा है कि इसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान जो होता है, पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। फिर अगला सवाल है कि पुरुष के शरीर में कितना रक्त होना चाहिए। तो पुरुष के शरीर में कितना होना चाहिए? पुरुष के शरीर में ये होना चाहिए 5.5 लीटर। और महिला में कितना होना चाहिए? महिला में होना चाहिए 5 लीटर होना चाहिए। फिर अगला सवाल है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। इसकी प्रकृति जो होती है कोलाइडी होती है। कोलाइडी होती है। कैसी होती है? कोलाइडी होती है। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो पुरुष में जो है ना, पुरुष में हीमोग्लोबिन, लोग हीमोग्लोबिन चेक भी करवाता है, लेकिन आप जान लीजिए जब चेक कराने जाते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर में होना चाहिए, प्रति डेसीलीटर। और महिला में कितना होना चाहिए? महिला में जो है वो 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? ये जो है कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर में होना चाहिए। 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। उसके बाद कहता है रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो हम जान लेते हैं रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है। लेकिन जो बच्चा माँ के गर्भ में पनप रहा है, उसका पोषण हो रहा है माँ के पेट में, उसमें कहाँ रक्त बनता है, कहाँ ब्लड का निर्माण होता है। तो जान लेते हैं जो माँ के पेट में बच्चा है उसमें जो ब्लड बनता है वो लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? तो भ्रूण में कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। और वेस्ट में कहाँ बनता है? वेस्ट में कहाँ बनता है? यह बनता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में बनता है, जिसको हम लोग बोन मेरो भी कहते हैं। उसके बाद है कि रक्त जमा कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। कहाँ जमा होता है? स्प्लीन, जिसको पिलिया कहते हैं, वहां जमा होता है। और रक्त की मृत्यु भी वही होती है। कहाँ होती है? पिलिया में ही मृत्यु होती है। अगर जमा होता है स्प्लीन में तो मृत्यु भी होती है। रक्त का क्या क्या कार्य है? तो रक्त का कार्य क्या है तो जान लेते हैं। पहले तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, माने गैसों का परिवहन करता है। दूसरा है इसका काम कि शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करके रखता है। तीसरा है पोषक पदार्थों का भी परिवहन करने का काम करता है। और चौथा कार्य जो होती है उत्सर्जन का कार्य करती है। क्या करती है? उत्सर्जन का कार्य करती है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि रक्त के बारे में आप डिटेल से जान लेते हैं कि रक्त के 2 भाग होते हैं, एक द्रव वाला भाग होते हैं, एक ठोस वाला भाग होते हैं। द्रव वाले भाग कितना होते हैं, ठोस वाला भाग कितना होते हैं, तो हम जान लेते हैं। पूरे रक्त का जो होती है लगभग 55% प्लाज्मा होती है। क्या होती है? प्लाज्मा। ये जो होती है द्रव भाग है, ठीक है। और इसके बाद 45% भाग जो होती है वह ठोस भाग है। क्या है? ठोस भाग। ये ठोस भाग में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेटस है। क्या है? प्लेटलेटस है। प्लेटलेटस है। और एक बात जान लेते हैं, पहले प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं
कि प्लाज्मा में है क्या, तो प्लाज्मा एक पीले रंग का, हल्का पीले रंग का चिपचिपा द्रव है, हल्का पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। तो ये प्लाज्मा में मिला क्या क्या है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लाज्मा में है क्या सब, जान लेते हैं। प्लाज्मा में देख लीजिए, ये 90% जल है, 7% प्रोटीन है। उसके बाद जान लेते हैं 0.9% अकार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। उसके बाद जान लेते हैं 0.18% ग्लूकोज है। उसके बाद है 0.5% वसा है, और शेष जो बच गया शेष वह कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, ये है हमारे प्लाज्मा के मुख्य घटक सब हैं, ये सब चीज उपस्थित है प्लाज्मा में। अब हम ये जान लेते हैं, ये तो घटक हैं, लेकिन इसमें प्रोटीन 3 गो है, तीनों प्रोटीन का भी नाम जानना जरूरी है। इसी कारण हमारे शरीर में ब्लड जो कट खुट जाता है, कोई काम करते हैं आपको पता नहीं चलता है, तो कुछ देर छनछनाता है और उसके बाद वह ब्लड जम जाता है, इसी प्रोटीन के कारण। तो प्रोटीन का नाम भी जान लेते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं नाम। तो ये प्रोटीन जो है प्लाज्मा में 3 प्रोटीन, एक का नाम है फाइब्रिनोजिन, दूसरा है प्रोथ्रोबिन, और तीसरा है हेपेरिन। ये है, इसी कारण हमारे शरीर में ब्लड जमता है। अगर कट खुट जाता है, ये जो करता है ना, अब ब्लड जब बाहर आती है तो ब्लड जाती है, यही फाइब्रिनोजिन जो है अलग हो जाती है, और शेष जो गर्भ बच जाता है वह सीरम बच जाता है। क्या बच जाता है? और देख लीजिए, डॉक्टर साहब जब रोगी को ब्लड का जांच होती है तो वही सीरम के द्वारा पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी, उसी को चेक किया जाता है, वही सीरम से पता चल जाता है। क्योंकि देखिएगा, इस ब्लड ले लेते हैं और सिरिंज को जो है उल्टा कर रख देते हैं, जितना भी ठोस भाग होता है नीचे बैठ जाता है, और ऊपर में जो होती है लिक्विड भाग बच जाता है, वही सीरम रहता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि आरबीसी का जीवन काल, जो लाल रक्त पट्टिकाणु होती है, उसका जीवन काल तो 120 दिन का होता है। यह बनता कहाँ है? तो ये अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। जमा कहाँ होता है? तो पीलिया में। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो पीलिया में ही होती है। तो ये इसमें जो एक लाल जो भाग होती है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, एक विशेष प्रकार का वर्णक है हीमोग्लोबिन। ये इसका काम जो है ऑक्सीजन वाहक का काम है। इसको ऑक्सीजन वाहक क्यों कहते हैं? इसको ऑक्सीजन वाहक इसलिए कहते हैं कि इसके एक अणु, हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु, हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को बांध लेती है, और शरीर के जितने भी कोशिका है वह पहुंचा देती है। यह विलक्षण गुण के कारण यह हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वाहक कहते हैं, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। एक बात और जान लीजिए, हमारे शरीर के कोशिका में क्या मौजूद होती है? ग्लूकोज मौजूद होती है। जैसे ही वह कोशिका के पास जाता है तो यह, जैसे ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन मिली तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, तो टूटने के बाद ऑक्सीजन अलग हो जाती है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाती है। ये ऑक्सीजन से ये जो ग्लूकोज है अभिक्रिया कर लेती है, रासायनिक क्रिया करती है। रासायनिक क्रिया करने के बाद क्या बनाती है? ऊर्जा का निर्माण करती है। तो ऊर्जा हमारे शरीर के अंगों के लिए जरूरत है, शरीर के भागों के लिए जरूरत है। तो ये ऊर्जा तो बन गई, लेकिन उसके साथ साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी बहुत तेज है कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्या करता है? पुनः फिर हीमोग्लोबिन से मिलकर एक अस्थायी यौगिक बना लेती है, और अस्थायी यौगिक बनने के बाद रक्त परिसंचरण तो होती ही रहती है, और सीधे कहाँ चली जाती है? परिसंचरण होके हमारे फेफड़ा में चला जाता है। अब फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा में जाने के बाद पुनः वह टूट जाती है, और टूटने के बाद या फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है, हम नासिका छिद्र के द्वारा उसको बाहर कर देते हैं। यह इसका मुख्य
कार्य है। और एक बात और जान लीजिए, आरबीसी का एक नियत आकार होती है और इसमें केंद्रक नहीं होती। जितने भी मिलेलिया वर्ग के जीव हैं उसमें के आरबीसी में उसके लाल रक्त पट्टे कानों में केंद्रक नहीं होता है। अब हम लोग जान लेते हैं डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका जो है उसमें क्या होती है, केंद्रक पाया जाता है। यह अनियमित आकार का है। इसका काम है कि हम लोगों को रोग प्रतिरोधक का काम करती है, हमारे शरीर में रोग से बचाता है। कोई बाहरी जीवाणु या विषाणु आ गया उससे हमारी रक्षा करती है। उसके बाद इसका जीवन काल भी ज़्यादा दिन का नहीं है, मात्र 4 दिन का ही जीवन काल है। उसके बाद आती है कि प्लेटलेट्स जो होती है, ये प्लेटलेट्स का जो काम है ये जो होता है कि हमारे शरीर में जो होती है ना, ये ब्लड जो होती है, ब्लड के जमने का इसका मुख्य कार्य है। तो फिर हम लोग कुछ आगे के वीडियो जो लाएंगे उसमें इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी का जो वीडियो है वह आपके लिए आज के लिए काफ़ी है। फिर हम अगले वीडियो में आएंगे।